बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मुसलमानों को सौगात मोदी देने की घोषणा की है। भाजपा की इस घोषणा के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है, जब पक्ष और विपक्ष के नेता अपने तरीके से इसे लेकर के बयान दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के जरिए 32 लाख गरीब मुसलमानों को मदद देने की बात कही गई है। जहां सौगात मोदी की घोषणा के बाद विधानसभा परिसर में आरजेडी के नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा की घोषणा चुनाव के पहले मुसलमानों को अपने तरफ करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम देश में लोगों को लड़ाना है, जब वह इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती है। उन्होंने इस घोषणा को पीएम मोदी का चुनावी पैंतरा बताया है। वहीं पर आरजेडी के साथ भाकपा माले ने भी मोदी की सौगात मोदी घोषणा का विरोध किया है। भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों को ठग रहे हैं, वे उनको टारगेट कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्या है ये सौगात मोदी योजना। तो आपको बता दूं कि सौगात मोदी योजना भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने और 3000 मस्जिदों को सहयोग करने की योजना बनाई है। इस योजना को अब विपक्षी दल चुनावी पैंतरा बता रहे हैं। दोस्तों बिहार में गर्मी के तेवर बेहद सख्त हैं, इस पर प्रचंड लू चलने के आसार हैं। जब मार्च महीने की शुरुआत में ही तापमान जिस तरह से ऊपर चल रहा है और पारा 35 से 40 डिग्री के बीच रह रहा है, इससे ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि गर्मी की मार आने वाले महीने में बेहद तेज होगी। वहीं पर बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। जब सरकार ने पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और फैसला बदला है। जब बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि इस बार जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होगी तो फिर वह पूरी तरीके से ही छुट्टी रहेगी, अलग से किसी भी तरीके के क्लास नहीं चलेंगे। यानी कि इस बार स्टूडेंट को बड़ी राहत ये होगी कि विशेष कक्षाएं नहीं चलेगी और उन्हें स्कूल नहीं आना होगा। आपको बता दूं कि इस बार गर्मी के तेवर जिस तरीके से सख्त होने वाले हैं, उसे लेकर के मौसम विभाग की चेतावनी भी लगातार आ रही है। वहीं पर लगभग हर साल ये देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा के दौरान गर्मी की चपेट में आकर के बच्चे बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों बिहार में फरवरी महीने से एक बार फिर से सर्वे का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई थी, जब लंबे अंतराल के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीनों के सर्वे को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया था। इस दौरान जमीन मालिकों को ये कहा गया था कि उन्हें सर्वे का काम शुरू होने से पहले ऑनलाइन अपने दस्तावेज को जमा कर देना था, लेकिन जब सर्वे शुरू किया गया था तभी से लेकर के अंतिम तारीख भी निर्गत कर दी गई थी। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सर्वे को लेकर के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी जमीन मालिकों को अपना राजस्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए 31 मार्च का समय दिया गया है। जो 31 मार्च से पहले सभी रैयतों को अपनी जमीन से संबंधित स्व घोषणा पत्र को जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले रैयतों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अगर आप भी जमीनी रैयत हैं और आपका जमीन का सर्वे अब तक नहीं हुआ है, तो आपको भी इन 7 दिनों के अंदर स्व घोषणा जमा पत्र दस्तावेज अपलोड करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। विभाग के द्वारा ये बताया गया है कि रैयतों को स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए संबंधित गांव में बनाए गए सर्वे ऑफिस में जाकर के ऑफलाइन मोड में दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि रैयत चाहे तो ऑनलाइन तरीके से भी अपने स्व घोषणा दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ईद उल फित्र के अवसर पर केंद्र सरकार देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट की भेंट करेगी। इस बीच बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बिहार के
मेहनतकश समुदाय को इससे लाभ मिलेगा। जब बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि मैं अपने नेता नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने 2005 के बाद हमारे मेहनतकश समुदाय के लिए हर तरीके का विकास किया है, चाहे वो स्कूल हो, छात्रावास हो, कॉलेज हो, मदरसे हो या फिर रोजगार से जुड़े हुए मामले हो। हमारे नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार को इससे लाभ होगा, हमें कोई तोहफा जरूर मिलेगा। पर बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर के मोहम्मद जमा खान ने कहा कि विपक्ष की बात मत कीजिए, वह अप्रासंगिक है। बिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया है, बिहार की जनता उनसे प्यार करती है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर के चेक किया जा सकता है। बोर्ड ने रिजल्ट घोषणा करने के साथ तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और फिर साइंस में टॉप करने वाले स्टूडेंट के नाम की भी घोषणा कर दी है। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड 12वीं के साइंस स्ट्रीम में 89 यानी कि 89.50% स्टूडेंट पास हुए हैं, जबकि आर्ट्स का रिजल्ट 82.75% और कॉमर्स का 94.77% रहा है। कुल मिलाकर के बिहार बोर्ड का पास प्रतिशत कुल मिलाकर के 86.50% रहा है, यानी कि तीनों स्ट्रीम में ज्यादातर लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हाँ दोस्तों, जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से मंगलवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इफ्तार पार्टी का आयोजन बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष कुमार सुमन के आवास पर किया गया था। जहां आवास पर दावत इफ्तार को लेकर के भव्य आयोजन किया गया था। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित हुए। वहीं पर संतोष कुमार सुमन के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार समेत सभी सीनियर नेता इस्लामिक टोपी पहनते दिखे, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे पहनने से इनकार कर दिया। सम्राट चौधरी को जैसे ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक टोपी पहनाने का प्रयास किया तो उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया। आपको बता दूं कि रमजान के पाक महीने में आयोजित इस दावत इफ्तार में बिहार के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के रोजेदारों ने शिरकत की और सामूहिक इबादत के साथ रोजा खोला। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और फिर बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और रमजान के इस पावन अवसर पर बिहार में भाईचारा, शांति और फिर समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि दावत इफ्तार का उद्देश्य समाज में सौहार्द और फिर एकता को बढ़ावा देना है। सभी धर्मों और फिर वर्गों को साथ लेकर के चलना ही हमारी पार्टी की विचारधारा है। दोस्तों, किसानों को बड़ी सौगात दी गई है बिहार सरकार की तरफ से, क्योंकि अब फ्री बिजली कनेक्शन मिलेगा। जैसे सिंचाई के लिए 50-55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना किसानों को सस्ती बिजली का लाभ दे रहा है। जब बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाना और फिर कृषि कार्य को सुगम बनाना है। जब बिहार सरकार की ये योजना किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और फिर निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इससे बिहार में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और फिर किसानों की आय में वृद्धि होगी। जो किसान अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव सीएम चेहरा होंगे। जी हां, आला कमान के साथ बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी ने तस्वीर साफ कर दी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब सत्ताधारी गठबंधन के साथ साथ विपक्षी दलों का गठबंधन भी एक्टिव हो गया है। जब दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और फिर प्रभारी के साथ बैठक की। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लारू ने कहा कि हम मिलजुल करके बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का सामना करेंगे। वहीं पर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बैठक में संगठन को मजबूत करने और फिर चुनाव प्रचार को लेकर के चर्चा हुई है। जहां गठबंधन को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना रहेगा। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर के सियासी सरगर्मी अभी से ही तेज हो गई है। इस बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने माना है कि बिहार में बीजेपी चुनौती है। राजेश कुमार ने संगठन और फिर चुनावी कैंपेन को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जहां तक गठबंधन का सवाल है, मीडिया में कई बातें आती है जिससे गठबंधन को लेकर के कन्फ्यूजन हुआ है। स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम मौजूदा स्वरूप में ही रहेंगे, गठबंधन का स्वरूप कायम रहेगा। जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा बैठक में बिहार में बीजेपी और फिर उनके
सहयोगी दलों को सत्ता से कैसे हटाना है, इस पर चर्चा हुई है। जहां हम चुनाव अभियान में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे। बिहार में बेरोजगारी और फिर पलायन एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जहां तक बात सीट बंटवारे की है तो फिर वो एक प्रक्रिया है जो समय के साथ तय होगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट में बिहार सरकार की पोल खोल दी है। जी हाँ, पोल खोल दी है। दरअसल बात है कि कैग की रिपोर्ट ने बिहार सरकार की पोल खोल करके रख दी है। बिहार में उच्च शिक्षा की हालात क्या है, कैग रिपोर्ट से हकीकत का पता चल रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 नमूना जांचित विश्वविद्यालय में शिक्षण कर्मियों 57% पद खाली थे। कैग की रिपोर्ट में उच्च शिक्षा की कैसी हालात है, इसका पता चल रहा है। जब बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक चूक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। वित्तीय वर्ष 2017 से 22 के दौरान 22,576 करोड़ के बजट प्रावधान में 4134 करोड़ यानी कि 18% का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। दोस्तों, बिहार के 38 जिलों में से 35 जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो जाएंगे। जब बिहार सरकार इसकी तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में कहा कि बिहार के 38 जिलों में 35 मेडिकल कॉलेज होंगे। इसमें 13 मेडिकल कॉलेज अस्पताल संचालित है, जबकि विभिन्न जिलों में 22 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में संचालित मेडिकल कॉलेजों में नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधा दी जा रही है। निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही मेडिकल कॉलेज की मान्यता दी जाती है। दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मधुबनी में पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में कांग्रेस के कई क्षेत्रीय नेता और फिर प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। जब सुबह से ही जिले के विभिन्न इलाकों से कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में जुटे लगे, जिससे पूरे शहर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। आपको बता दूं कि इस पद यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार और फिर अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजपा, जदयू और फिर देश के बड़े उद्योगपतियों को निशाने पर लिया। उनका आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिहार के युवा बेरोजगार की मार झेल रहे हैं और उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं पर कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में रोजगार के अवसर खत्म कर दिए गए हैं, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं। बंद पड़ी चीनी मिलों और फिर अन्य उद्योगों को फिर से चालू करने की सरकार केवल बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं होता है। हमारी ये पदयात्रा बिहार के युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए। पदयात्रा के दौरान बेरोजगार युवाओं ने थाली पीट करके अपना विरोध जताया है। इस दौरान कई युवा पोस्टर और फिर बैनर लेकर के चल रहे थे, जहां उन पर बंद पड़े उद्योगों को फिर से चालू करो, बिहार को रोजगार दो और पलायन बंद करो जैसे नारे लिखे थे। दोस्तों, देश भर के ज्यादातर हिस्सों में भारतीय मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की पढ़ाई होने की संभावना है। वहीं ये भी कहा गया है कि मार्च से मई के महीने के बीच इसमें 30 से 35 दिन तक जोरदार लू चलेगी। जी, बिहार में मौसम करवट बदल रहा है। बीते कुछ दिनों से बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ भी पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने और फिर हवाओं के बदलते रुख के कारण बिहार में भी गर्मी बढ़ने लगी है। जब वहीं पर इसके पहले मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में फिर से आंधी तूफान आने की संभावना जताई थी। दोस्तों, बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां आरजेडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दरअसल आरजेडी नेता बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एनआरसी और फिर वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर निशाने साधने वाले पोस्टर लगाए गए। साथ ही साथ एनआरसी और फिर वक्फ बोर्ड का भी जिक्र किया गया था। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो के साथ लिखा गया है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इसके साथ पोस्टर में इसके नीचे लिखा गया कि एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं। ठीक उससे नीचे लिखा गया है कि वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों का हस्तांतरण ऐच्छिक जिलों में कर दिया गया है। इनमें 7,272 महिला शिक्षक हैं। इन शिक्षकों को 10 से 20 अप्रैल के बीच संबंधित जिलों में विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके लिए इन शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 2 शपथ पत्र अपलोड करना होगा। शपथ पत्र नहीं देने वाले शिक्षकों को विद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 12,80,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 11,07,330 छात्र पास हुए हैं। इस तरह से पासिंग परसेंटेज 86.50% रहा। हालांकि ये पिछले साल से थोड़ा सा कम है। इस बार तीनों स्ट्रीम में बेटियों ने बाजी मारी है। साइंस में पश्चिमी चंपारण की प्रिया जायसवाल ने 484 नंबर के साथ पहला नंबर हासिल किया है। आर्ट्स में वैशाली की अंकिता कुमारी 473 और कॉमर्स में रोशनी कुमारी ने टॉप किया है। रोशनी को 95% अंक मिले हैं। वहीं पर प्रिया हर विषय पर 2-2 घंटे फोकस करती थी। वह डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए कोटा में रहकर के तैयारी कर रही। जब 10वीं के बाद अब उसने 12वीं में भी सफलता का परचम लहराया है। यह प्रिया के पिता किसान है और मां गृहिणी है। साधारण परिवार से आने वाली प्रिया डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। प्रिया कहती है कि उसके पिता बस यही कहते हैं कि तुम बस पढ़ाई करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। वे अपनी ज़मीन बेच करके उसे पढ़ाएंगे। साल 2023 में मैट्रिक परीक्षा में प्रिया 8वें नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने दिया और टॉप कर गई। वहीं पर बिहार बोर्ड इस साल इनाम राशि में दुगुना की बढ़ोतरी कर चुका है। 12वीं के टॉपर्स को पहले से ज़्यादा नगद पुरस्कार देंगे। पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। एक लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर आने वाले स्टूडेंट को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। इसके अलावा चौथे स्थान से 10वें स्थान पर रहने वाले छात्रों को 30,000 रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इस तरह से प्रिया को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के गहमागहमी बढ़ गई है। एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए है तो फिर दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए के घटक दलों को लेकर की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में उपाहोप की स्थिति कायम है। कांग्रेस आलाकमान बिहार को लेकर के लगातार कुछ न कुछ कदम उठा करके बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले आरजेडी को संकेत दे रहे हैं। हाल ही में बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई है। उधर हरियाणा और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस को लेकर के सख्त रुख अपना रखा है। इन सब राजनीतिक समीकरण के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में यदि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो फिर दोगुने से ज्यादा सीटें जीतेगी। जब पप्पू यादव ने आगे कहा कि आरजेडी पर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है और तेजस्वी यादव खुद से फैसला नहीं ले रहे हैं। जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, पहले इस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बिहार चुनाव में बिना चेहरे के महागठबंधन के साथ मिलकर के मैदान में उतरना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिहार में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो फिर वह दोगुने से अधिक सीटें जीतेगी। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जब पटना के गर्दनी बाग में 26 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 8 से ज़्यादा मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में एनडीए के सहयोगी दलों को छोड़ करके अन्य सभी पार्टियों को बुलाया गया है। जब आयोजन कार्यकर्ता के अनुसार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। जब मुस्लिम संगठनों ने कहा कि इफ्तार का विरोध तो सिर्फ झांकी है, आगे इम्तिहान बाकी है। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इस्लाम ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पटना में बुधवार को होने वाले प्रदर्शन में न सिर्फ बिहार के अलग अलग जिलों से बल्कि झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इस रैली में एनडीए में शामिल जेडीयू और फिर एलजेपीआर को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है। दोस्तों, किशनगंज के पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने 4 पुलिस अवर निरीक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन अधिकारियों पर कार्य में लापरवाही और फिर जांच प्रक्रिया में देरी के गंभीर आरोप हैं। किशनगंज थाना के पुलिस अवर निरीक्षक शंखराज कर्ण पर दिगल बैंक थाना के मालखाना का प्रभार न देने का आरोप है। बहादुरगंज थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राम लखन चौधरी पर दिगल बैंक के कई मामलों का प्रभार नहीं सौंपने का आरोप है। वहीं पर गरबन डांगा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक रामजी शर्मा पर जिले के सबसे पुराने मामले में महीने से कांड देने की नहीं लिखने का आरोप है। वहीं पर दिगल बैंक थाना के हृदयानंद मांझी पर कांड का प्रभार लंबित रखने, जांच में बाधा डालने का आरोप है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही साथ उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। ये कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासन और फिर कार्य प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दोस्तों किशनगंज के लाल ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, किशनगंज के लाल होनहार डॉक्टर अभिनव अग्रवाल ने एम्स दिल्ली में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने साइकियाट्रिक विषय में प्रथम स्थान प्राप्त करके डॉक्टर सत्यानंद मेडल जीता है। साथ ही साथ पूरे एम्स में तीसरा स्थान प्राप्त करके स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित एम्स कॉन्वोकेशन समारोह में उन्हें गोल्ड मेडल और फिर प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। ये उपलब्धि न केवल किशनगंज बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। जहां आपको बता दूं कि डॉक्टर अभिनव अपने इस सफलता का श्रेय अपनी बड़ी बहन दिव्या दीपशिखा को देते हैं। पिता डॉक्टर सुशील अग्रवाल के निधन के बाद दिव्या ने अपनी नौकरी छोड़कर के अभिनव की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उनके मार्गदर्शन और फिर मेहनत से ही अभिनव को यह सफलता मिली है। वहीं पर डॉक्टर अभिनव ने बाल मंदिर स्कूल किशनगंज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। उन्होंने पहले ही प्रयास में नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया 43वीं रैंक हासिल करके एम्स दिल्ली में प्रवेश किया है। यहाँ उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और साइकियाट्रिक विषय में टॉप किया। वहीं पर डॉक्टर अभिनव का सपना अपने पिता के क्लिनिक को एक बड़े अस्पताल में बदलना है। उन्होंने बताया है कि किशनगंज में डीएम डिग्री वाले कोई भी डॉक्टर नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों को मामूली इलाज के लिए भी बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। डॉक्टर अभिनव की इस उपलब्धि से किशनगंज और फिर बिहार का नाम रोशन हुआ है, जहाँ उनकी मेहनत और लगन युवाओं के लिए प्रेरणा है। जहाँ किशनगंज के लोग अब उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें अपने जिले में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में दावत इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं में से 2 दिन पहले यानी कि 23 मार्च 2025 को किशनगंज जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लाए हुए थे। यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली है इस इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी आयोजन करने के बाद मीडिया द्वारा चेयरमैन जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब के साथ बातचीत की, जिसमें मीडिया कर्मियों ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सवाल किया। इस सवाल के जवाब में जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब ने कहा कि जनता मालिक है। अगर जनता चाहेगी कि विधानसभा चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जनता ही सब कुछ है। जनता जो कहेगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। जनता कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा चुनाव, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगा। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अगर जनता कहेगी तो जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब ने कहा कि पार्टी कोई भी हो लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा अगर जनता चाहेगी तो। आपको बता दूं कि इस इफ्तार पार्टी से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मिसाल देखने को मिला है। जब यहाँ पर 75% मुस्लिम थे तो वहीं पर 25% हिंदू भी आए हुए थे। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आम लोगों की भी शिरकत हुई। जब बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग सभी एक सफ में बैठ करके इफ्तार किए। न यहाँ पर कोई बड़ा था और न कोई छोटा। इफ्तार पार्टी करने आए कुछ हिंदू सज्जनों ने कहा कि किशनगंज गंगा जमनी तहजीब का इलाका है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई के तरह रहते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई भी मतभेद वाली बात नहीं है। जहाँ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति भी नहीं चलने वाली है। जो ऐसा करेगा उसको जनता सबक सिखाएगी। इस इफ्तार पार्टी में जिला बार काउंसिल के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास भी आए हुए थे। कि इस इफ्तार पार्टी में भारी संख्या में हिंदू लोगों की भी मौजूदगी रही और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने एक साथ एक थाली में बैठ करके इफ्तार किए। आपको बता दूं कि इफ्तार पार्टी के बाद जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब ने कहा कि मैं वक्फ बिल संशोधन का कतई समर्थन नहीं करता या नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे वक्फ की संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है। अगर हमारी संपत्ति को किसी ने अगर छीनने की कोशिश की तो उसकी समर्थन कतई नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब ने आने वाले चुनाव को लेकर के बयान दिया कि अगर यहाँ की जनता अगर चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और किस पार्टी में से लड़ूंगा ये भी जनता ही तय करेगी। जनता जो कहेगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। इस ऐलान के बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में घमासान होने वाली है, खास करके किशनगंज में। आपको बता दूं कि जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो वे ठाकुरगंज विधानसभा होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब भोजन बनाते समय उसमें तेल का प्रयोग तो जरूर करते होंगे। बेशक बिना तेल के सब्जी का कोई महत्व ही नहीं है। लगभग हर पकने वाले भोजन में तेल का प्रयोग आवश्यक होता है। यह केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च केंद्र के अनुसार हर साल 20 लाख लोगों की जान जो जाती है वह
सिर्फ रिफाइंड तेल है। आप भी अपने घर में रिफाइंड तेल खाते हैं सब्जियों के द्वारा या फिर अन्य पकवानों के द्वारा, लेकिन ये रिफाइंड तेल नहीं बल्कि आपकी मौत का सौदा है, जब मौत का सामान है। आपको पता है रिफाइंड तेल से DNA डैमेज, RNA नष्ट, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन डैमेज, लकवा, शुगर, BP, नपुंसकता, कैंसर, हड्डियों का कमजोर हो जाना, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, किडनी डैमेज, लिवर खराब, कोलेस्ट्रोल, आंखों का रोशनी कम होना, पर्दा रोग, बांझपन, पाइल्स, स्कैन, त्वचा रोग आदि होते हैं। इन सभी बीमारी का कारण ज्यादातर रिफाइंड तेल है। अब सवाल है कि आखिर रिफाइंड तेल बनते कैसे हैं? तो आपको बता दूं कि बीजों का छिलका सहित तेल निकाला जाता है। इस विधि में जो भी अशुद्धियां तेल में आती है उन्हें साफ करके वे तेल को स्वाद, गंध और फिर कलर रहित करने के लिए रिफाइन किया जाता है। वॉशिंग करने के लिए पानी, नमक, कास्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब और फिर अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अशुद्धियां इसे बाहर हो जाए। इस प्रक्रिया में तारकोल की तरह गाढ़ा वेस्टेज निकलता है जो कि टायर बनाने में काम आता है। ये तेल एसिड के कारण जहर बन जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी रिफाइंड तेल खाते हैं तो आज से ही इसको खाना बंद कर दिए, नहीं तो फिर आप रिफाइंड तेल खाते नहीं हैं बल्कि आप अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर के हालिया फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। उनकी पार्टी जनसुराज ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों का समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है और फिर कांग्रेस की छात्र इकाई NSCUI के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस कदम ने बिहार की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया, क्योंकि जनसुराज पटना यूनिवर्सिटी चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह सक्रिय थी। इससे पहले पार्टी ने चुनाव प्रचार में जोर शोर से भाग लिया था और जदयू पर तंज कसते हुए कहा था कि उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब जनसुराज द्वारा अचानक अपने प्रत्याशियों को हटाकर के कांग्रेस के NSCUI उम्मीदवार को समर्थन देने के फैसले से ये संभावना बढ़ गई है कि अगर कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर जनसुराज उसके साथ गठबंधन कर सकती है। इसमें CPI और फिर CPI-ML जैसे अन्य पार्टियां भी शामिल हो सकती है। दोस्तों, बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में साइंस टॉपर बनी प्रिया जायसवाल ने न सिर्फ अपने माता पिता और फिर जिले का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे बिहार का सीना चौड़ा कर दिया है। प्रिया एक साधारण परिवार की बेटी है और फिर उनके पिता किसानी करते हैं। एक किसान की बेटी की इस सफलता पर सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रिजल्ट जारी किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में बगहा की रहने वाली प्रिया ने पूरे बिहार में टॉप किया है। जब पश्चिमी चंपारण के बगहा स्थित राज्य संपोषित SL+2 स्कूल हरनाटांड की छात्रा प्रिया जायसवाल ने इंटर की परीक्षा में प्रिया ने कुल 484 अंक यानी कि 96.8% अंक हासिल किया है। जब प्रिया जायसवाल पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत वाल्मीकि नगर थाना के धुमवाटांगटार गांव निवासी संतोष जायसवाल की बेटी है। दोस्तों, बिहार में हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म ही रहता है। ऐसे में अब चुनावी साल है तो फिर हर छोटे छोटे मुद्दे को भी लोग बड़ा बना करके परोसने में लगे हुए हैं। इन तमाम बातों के बीच बिहार के अंदर इन दिनों शिक्षा विभाग की काफ़ी चर्चा हो रही है। इसकी वजह विभाग के अपर मुख्य सचिव के दावे और फिर उनकी हकीकत में काफ़ी बड़ा अंतर का होना है। अब कुछ ऐसा ही मामला मुंगेर से सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर इन दिनों हाई स्कूल में 9वीं के बच्चों की तिमाही परीक्षा चल रही है। ऐसे में अब बिहार के अंदर संस्कृत विषय के सवाल में इस्लाम से जुड़े हुए एक या फिर दो नहीं बल्कि 5 सवाल पूछे गए संस्कृत में। इसके बाद अब इसको लेकर के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों में आक्रोश का भावना व्यक्त हो गया है। उनका कहना है कि अब बिहार सरकार और फिर शिक्षा विभाग चाहते हैं कि हम लोग सांस्कृतिक विषय में उर्दू और फिर नमाज पढ़ें। इन लोगों का कहना है कि बिहार के अंदर जब उर्दू स्कूल है और फिर इसके अलग शिक्षक भी बहाल होते हैं तो फिर सांस्कृतिक विषय में उर्दू या फिर इस्लाम से जुड़े हुए सवालों को शामिल करने की क्या ज़रूरत है। ये हिंदू समाज की देव भाषा है, इसमें किसी भी तरीके का बदलाव होना उचित नहीं है।
संस्कृति के विषय में उर्दू का सवाल का शामिल होना जायज़ नहीं है। लोगों का कहना है कि सांस्कृतिक विषय में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने का क्या औचित्य है। क्या सरकार संस्कृति को भी इस्लामीकरण करने में लगे हुए हैं? लोगों का कहना है कि इस तरीके के सवाल को संस्कृति के प्रश्न के पत्र में शामिल करने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पोशाक और फिर साइकिल योजना का लाभ उठाने के लिए अब कक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधान परिषद में यह घोषणा की है। जब बिहार के सरकारी स्कूलों में हर साल लगभग 1,80,00,000 छात्रों का नामांकन होता है, अब छात्रों को पोशाक और फिर साइकिल योजना का लाभ उठाने के लिए हाजिरी की सीमा नहीं रहेगी, जिससे अधिक छात्र इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल योजना के तहत 3,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पोशाक के लिए सहायता दी जाती है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जल्द ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29,000 स्कूलों का कंप्यूटराइजेशन कर दिया जाएगा। जब बिहार में उच्च शिक्षा को भी मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सहायक प्रोफेसरों की बहाली और फिर कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल है। दोस्तों, जदयू विधायक सरयू राय ने वक्फ बोर्ड कानून में हो रहे संशोधन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जब वक्फ बोर्ड अधिनियम बना था तो उस समय भी विरोध हुआ था। भारत सरकार इसके कानून में संशोधन करना चाहती है और फिर यदि पार्लियामेंट से ये पारित हो जाता है तो फिर इसमें संशोधन हो जाएगा। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कितना सही या फिर गलत है। उन्होंने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड कानून में हो रहे परिवर्तन का स्वागत करते हैं। जब सदन में 2 मंत्रियों के उलझने पर कहा कि मंत्री को संयम के साथ अपने दायरे में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के संबंध में जरूर संज्ञान लिए होंगे। लोगों के बीच इससे सरकार की अच्छी छवि नहीं जाती है। दोस्तों, कल बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में एक बार फिर से नोक झोंक का दौर देखा गया। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए विपक्ष के एमएलसी आरक्षण के मुद्दे वाली टी-शर्ट पहन करके पहुंचे और फिर 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के हंगामा किया। इसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कर रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हो गए और विपक्ष के सवालों का जवाब देने लगे। इस बीच नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने आ गए और जुबानी जंग देखने को मिली। राबड़ी देवी की तरफ से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अरे बैठो ना, तुम तेरे हस्बैंड का है, तेरा क्या चीज है, तू बैठ जा। जो है वह सब हस्बैंड का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। सब लोगों का कहा है कि यही पहन करके चलो। बेचारे को कुछ आता नहीं है। जब पति जब रिजेक्ट हुआ है तो फिर इसको सीएम बना दिया था। ये तो ऐसा ही है। उन्होंने आगे कहा है कि ये सब लोग जो कर रहे हैं क्या मतलब है, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं काहे के लिए ये पहन करके आए हैं। ये सब फालतू की चीज़ है। आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच कहासुनी हुई है। जब पिछले दिनों बिहार विधान परिषद में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई थी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के हमले पर नीतीश कुमार भड़क गए थे, जहाँ उन्होंने राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ 24 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है, जिसके तहत विरोध के पहले चरण के तहत 26 और फिर 29 मार्च को पटना और फिर विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने की योजना बनाई है। जहां AIMPLB के प्रवक्ता यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता AQR इलियास ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित JDU, RJD, कांग्रेस और फिर लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को पटना में आमंत्रित किया गया है। जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और फिर वक्फ विधेयक के खिलाफ कार्रवाई समिति के संयोजक AQR इलियास ने कहा कि अल्लाह की कृपा है और इन समूह के एकजुट समर्थन के बिना दिल्ली प्रदर्शन की सफलता संभव नहीं होती। जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 31 सदस्यीय कार्य समिति ने विधेयक का विरोध करने के लिए सभी संवैधानिक, कानूनी और फिर लोकतांत्रिक संसाधनों का उपयोग करने का संकल्प लिया है। आगामी विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय और फिर राज्य स्तरीय धार्मिक और फिर सामाजिक संगठनों के भी भाग लेने की उम्मीद है।
दोस्तों बिहार में साल 2025 के अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारी में लग गए हैं। इसी बीच इस साल का इफ्तार पार्टी भी राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां आपको बता लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। जहां आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर आयोजित इस इफ्तार पार्टी की एक बार फिर से खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी इस बार वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग और फिर नेता शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी इस पार्टी में मौजूद रहे, लेकिन महागठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस के कोई भी नेता इस पार्टी में दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद से एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के एक भी नेता का मौजूद नहीं रहना एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। लोगों का मानना है कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि निमंत्रण के बावजूद भी कांग्रेस के कोई नेता लालू प्रसाद यादव के इफ्तार में दिखाई नहीं दिए। वहीं पर इस इफ्तार पार्टी में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई थी। जब मीडिया को अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास के बाहर ही रोक दिया गया था।